Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में हम आज एक नया इक्विपमेंट देखने वाले हैं, वो है वैक्यूम क्रिस्टलाइजर। तो इसमें हम लोग इसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सभी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर एट द एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। इसका जो वर्किंग है वो कौन से सिद्धांत पे हो रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इन वैक्यूम क्रिस्टलाइजर सुपर सैचुरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडियाबैटिक इवेपोरेटिव कूलिंग। इस पॉइंट को स्टार मार्क लगा लेना क्योंकि यही उसका मेन मैकेनिज्म है, एडियाबैटिक इवेपोरेटिव कूलिंग। मतलब वैक्यूम क्रिस्टलाइजर में जो सुपर सैचुरेशन हम स्टेट लाते हैं, आप लोग को पहले ही बता चुका है मैंने कि पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर सुपर सैचुरेशन लाते हैं और सुपर सैचुरेशन आने के बाद क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर क्रिस्टल बनता है। तो ये जो सुपर सैचुरेशन आया वो कैसे आया? वो आया एडियाबैटिक इवेपोरेटिव कूलिंग के कारण। और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा हमने इक्विपमेंट का नाम क्या रखा है, वैक्यूम क्रिस्टलाइजर। इसका मतलब यहाँ वैक्यूम का कुछ ना कुछ रोल है। वैक्यूम के कारण ही यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो पा रही है। जो एडियाबैटिक इवेपोरेटिव कूलिंग हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वैक्यूम के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे एक वैक्यूम पंप होगा, ठीक है। व्हेन वार्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द क्रिस्टलाइजर, जब हम गर्म सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइजर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, अंदर भेज देते हैं, यहां से क्या होता है? ड्यू टू हाई वैक्यूम द सॉल्यूशन अंडरगोज फ्लैशिंग। यहां पास हम इस चेंबर के अंदर, ये जो हमारा क्रिस्टलाइजिंग चेंबर, इसके अंदर बहुत ज्यादा वैक्यूम होता है, बहुत ज्यादा हाई वैक्यूम होता है, ठीक है। अब ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम इसमें एक वैक्यूम पंप लगाए होते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई वैक्यूम के कारण जब यहां से कोई भी मटेरियल फीड यहां करते हैं तो वो क्या होता है? हाई वैक्यूम के कारण क्या हो जाता है? फ्लैशिंग होती है। जैसे कि तुमने देखा कुकर की सीटी बजती है, बहुत देर तक कुकर की सीटी कंप्रेस करके रखती है ना, दबाव बना रहता है। फिर एक टाइम आता है कि प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कुकर की सीटी उठ जाती है, ठीक है। तो एक टाइम आता है जब कुकर की सीटी उठ जाती है, उस समय क्या होता है? कुकर की सीटी उठने से प्रेशर रिलीज हो जाता है और एकदम से कम प्रेशर होने के कारण बहुत सारा वेपर एक साथ क्रिएट होता है। देखा होगा बहुत सारा भाप बनता है, ठीक है। तो बहुत सारा जो भाप बन रहा है वो क्या हो रहा है? उसके कारण हो क्या रहा है? उसी को हम बोल रहे हैं फ्लैशिंग होना। मतलब एकदम से लिक्विड से बहुत सारा भाप बन जाए। या दूसरा एग्जांपल आपको बताऊं मैं, तो आपने कभी देखी होगी कि डोसा बनने वाला जो देखा होगा, डोसा बनते हुए देखा होगा, जो तवा पे उस पर पानी छिड़कते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो पानी छिड़कते हैं तो देखा होगा एकदम से बहुत सारा भाप बनता है। तो इसी को हम फ्लैशिंग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडियाबैटिक इवेपोरेशन हो रहा है, एडियाबैटिक इवेपोरेटिव कूलिंग हो रहा है, जिसमें बहुत सारा एक साथ भाप बन जाता है और वो वेपर के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो एज ये जो फ्लैशिंग हुआ है, अ पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट गेट्स इवेपोरेटेड। इस समय क्या होता है? सॉल्वेंट का एक हिस्सा क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो जा रहा है, भाप बन के उड़ जा रहा है, देयर बाई कॉजिंग कूलिंग ऑफ द सॉल्यूशन। आपको पता है कोई भी चीज भाप बन के उड़ती है तो अपने साथ वो हीट को ले जाती है। जैसे हमको पसीना आता है, फिर हवा चलती है तो पसीना इवेपोरेट होता है, तो हमारे स्किन के ऊपर के सरफेस का टेम्परेचर लेकर उड़ जाता है, इसलिए हमको ठंडा महसूस होता है। तो बस यहाँ पे वही काम होने वाला है। ये जो फ्लैशिंग हुआ जिसके कारण बहुत सारा भाप बना, और वो जो भाप बना उसकी वजह से इवेपोरेशन हुआ, बहुत सारा जो सॉल्वेंट था उसमें से कुछ हिस्सा वेपर बन गया और उड़ गया। उसकी वजह से क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है, सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है। फ्रॉम द रिजल्टिंग सुपर सैचुरेशन क्रिस्टल्स आर प्रोड्यूस। इसके वजह से क्या हो रहा है? सुपर सैचुरेशन होगा। आपको पता है कि जब हम सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक काम तो इवेपोरेशन के साथ ही हो गया, दूसरा काम क्या हो रहा है? कूलिंग भी हो रहा है। ठंडा करने से भी सुपर सैचुरेशन होता है, जो कि मैंने आप लोग को थ्योरीज के समय बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो में जाकर देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में था वो। तो
कूलिंग करते समय भी सुपर सेचुरेशन आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म एक साथ काम आ रहा है। मतलब देखो, द इवेपोरेटिव कूलिंग इज कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। हम इसको जो इवेपोरेटिव जो कूलिंग प्रोसेस है इसको हम कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस कहते हैं। मतलब इसमें एंथैल्पी जो होती है कांस्टेंट होती है। सिस्टम की एंथैल्पी जैसी पहले थी वैसी अभी भी रहेगी, ठंडा होने के बाद भी। इसीलिए इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको टर्म दिया है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको क्या दिया है, एडियाबेटिक प्रोसेस। आप लोगों ने अगर 11th-12th में ध्यान दिया होगा तो वहां पे हम लोग बात करते हैं, एक कार्नो इंजन थ्योरी पढ़ते हैं ना, जहां पे कार्नोज इंजन में हम लोगों ने रुद्धोष्म प्रक्रम देखा था, जहां ना उष्मा का लॉस होता है ना उष्मा का गेन होता है। मतलब ना ही उसमें हीट का लॉस होता है ना ही हीट का गेन होता है, सिस्टम में नहीं होता, एक्सपांशन होता है बस वहां पे। तो इसी को अगर समझो आप, तो इफ मॉइस्चर इज इवेपोरेटेड, यानी कि जो इसमें वोलेटाइल वोलेटाइल नहीं, जो उसके अंदर सॉल्वेंट है वो वेपोराइज हो गया, इवेपोरेट हो गया, या मॉइस्चर बोल सकते हैं अगर पानी हुआ तो, इनटू एन एयर वॉल्यूम विदाउट एनी हीट इनपुट और रिमूवल। यानी कि यहाँ पे जो भाप बन के उड़ा है, यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ था उस लिक्विड में से बहुत सारा भाप बन के उड़ा है, वो कैसे उड़ा है, एडियाबेटिक कंडीशन में। ना तो इस सिस्टम को हमने हीट दिया, ना इस सिस्टम से हमने हीट निकाला, ना ही इस सिस्टम को हमने हीट दिया है ना ही निकाला है। मतलब ना तो हीट को इसके अंदर हमने बाहर से कोई दिया, ना इसके अंदर से हीट को बाहर निकाला, दोनों ही काम नहीं किया है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एडियाबेटिक, है ना। तो फिर ये जो वेपर बना वो क्यों बना, क्योंकि यहां पे हमने वैक्यूम क्रिएट किया था, हमने फीड को गर्म किया था। हमने इस सिस्टम में फीड करने के बाद गर्म नहीं किया, हमने पहले ही उसको वार्म किया था। अब ये जो हीट है, फीड का टेम्परेचर वो 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, डिपेंड करता है उसके अंदर मटेरियल कैसा है। अगर उसके अंदर मटेरियल ऐसा है जो 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाता है तो हम उस सॉल्यूशन को 40 डिग्री पे ही बनाएंगे। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर में डिग्रेड हो जाता है तो 30 डिग्री पे बनाएंगे। बेसिकली बस टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, मतलब हीट दिया हमने, थोड़ा सा हमने गर्म किया। मान लेते हैं 40 डिग्री, 40 डिग्री को हम नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, हम वार्म बोलेंगे। तो 40 डिग्री पे गर्म किया, फीड कर दिया। अब जो फीड किया है ना, यहां से मान लेते हैं फीड किया, तो सॉल्यूशन अभी बॉयल नहीं हो रहा है। जब इसके अंदर आएगा तो फ्लेशिंग होगी, बहुत सारा भाप बन के ऐसा उड़ेगा और सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और सुपर सेचुरेटेड बन गया तो क्रिस्टल बनने लगेगा, और क्रिस्टल बनने लगेगा तो हमारा यही तो प्रोसेस है। लेकिन यहां पास जब हमने फीड अंदर दिया है तो इस फीड देने के बाद इस सिस्टम के अंदर हमने कोई हीटर नहीं लगा रखा है कि हम इसको हीट करेंगे, ना ही हम इसके अंदर कोई कूलर नहीं लगा रखा है जिसको हम कूल करेंगे। तो यानी इस सिस्टम को हमने ना तो हीट बाहर से दिया है ना इसके अंदर की हीट को बाहर निकाला है, दोनों कंडीशन हमने नहीं किया है ना, फिर भी इसमें कूलिंग हो रहा है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, आई होप आप लोग को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पे क्या होता है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, बीयरिंग कैपेसिटी, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर बाय एयर और एटमॉस्फेयर। किसी भी एटमॉस्फेयर का, है ना, इसके ऊपर जो इन्वायरमेंट है, देखो यहां तक मान लेते हैं लिक्विड भरा हुआ है, इसके ऊपर तो खाली जगह है, एटमॉस्फेयर है ना। अब इस एटमॉस्फेयर की एक कैपेसिटी होगी कि कितना ये मॉइस्चर को कंटेन कर सकता है, वो उसकी हो जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कैपेसिटी होल्ड करने की। तो जो यहां से भाप उड़ेगा वो जाएगा कहां, इसी एटमॉस्फेयर में तो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम आते तक, अगर इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया तो इसके बाद और भाप उड़ पाएगा क्या, नहीं उड़ पाएगा, मतलब लॉस ऑफ मॉइस्चर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं। तो हम लोग अगर ओवरऑल बोले तो इस प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एडियाबेटिक इवेपोरेटिव कूलिंग, या जिसके कारण क्या होगा, सुपर सैचुरेशन आएगा और क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, वैक्यूम का इस्तेमाल करेंगे यहां पास, इसलिए इस मशीन का नाम क्या रखा है, वैक्यूम क्रिस्टलाइजर। और ये आपके सामने एक जो दिया हुआ है चार्ट, ये चार्ट वो समझने के लिए है कि एडियाबेटिक कूलिंग में होता क्या है। जैसे आप देख रहे हो कि यहां पे इधर वाला जो है ये ह्यूमिडिटी रेशियो बताता है कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितना है ना। ये सैचुरेशन वाली लाइन बताता है, जो हम लोग कैलिब्रेशन कर्व पढ़े थे वहां पे, तो ये सुपर सैचुरेशन का जो कर्व है वो उसको बताता है। और ये हमारा टेम्परेचर बताता है नीचे का, है ना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर है। अब ये जो टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर इधर की तरफ बढ़ रहा है, इधर की तरफ कम हो रहा है ना। नीचे जब जाएंगे तो कूलिंग होगा। अगर मैं इधर आता हूं, इस डायरेक्शन में आता हूं तो ठंडा हो रहा है ना, और इधर जाऊंगा तो गर्म हो रहा है, सिस्टम गर्म हो रहा है।
लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कोई सिस्टम ऐसा था जो यहां से इधर की तरफ जा रहा है, तो इस समय जब इधर जा रहा होगा तो देखो ये ठंडा भी हो रहा है, सिस्टम में ठंडा भी हो रहा है और साथ ही साथ ऊपर जा रहा है, मतलब ह्यूमिडिटी भी एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो इवेपोरेटिव कूलिंग में होता यही है कि ठंडा भी हो रहा है और जो इसमें से मॉइस्चर था वो ऊपर इन्वायरमेंट में मॉइस्चर भी ज्यादा से ज्यादा रिमूव हो रहा है। इसके वजह से सॉल्वेंट जो है कंसंट्रेट हो रहा है और इस प्रोसेस में ना तो हीट हम सिस्टम को देते हैं ना हम सिस्टम से हीट लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। समझ गए? तो इस चार्ट को अगर आपको याद रहे भी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपके सामने इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वैक्यूम क्रिस्टलाइजर इज शोन इन फिगर। ये सिस्टम में ये आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, कैसा है इसका बनावट। बात करते हैं इसमें है क्या क्या पार्ट। वैक्यूम क्रिस्टलाइजर इज अ सिलेंड्रिकल बॉडी विथ अ कोनिकल बॉटम। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसको अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंडर जैसा है, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे का पार्ट देखें, है ना, इसके नीचे का पार्ट देखें तो इसमें बोल रहा है कि वैक्यूम क्रिस्टलाइजर इज सिलेंड्रिकल बॉडी विथ कोनिकल बॉटम। मतलब इसका जो नीचे का हिस्सा है यहां से लेकर जो यहां का हिस्सा है ये कैसा है, कोनिकल शेप में है, देखो कोन के जैसा है, फनल जैसा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विथ कोनिकल बॉटम। समझ में आया? इसके बाद देखिए इसके पास और क्या है। अब कंडेंसर इज अटैच्ड टू अ क्रिस्टलाइजर विथ अ वैक्यूम पंप इन बिटवीन। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे कंडेंसर लगा हुआ है किसके साथ, क्रिस्टलाइजर के साथ, बट उसके बीच में क्या है, विथ अ वैक्यूम पंप इन बिटवीन, मतलब उन दोनों के बीच में क्या है, वैक्यूम पंप है। तो ये हो गया क्रिस्टलाइजर चेंबर, ये हो गया कंडेंसर, है ना, ये बैरोमेट्रिक कंडेंसर हो गया, और इसके बीच में ये जो है ये हमारा वैक्यूम पंप है। ये अभी जो जिसको मैंने सर्कल के अंदर बताया ये क्या हमारा वैक्यूम पंप है, ठीक है। तो ये हमारा वैक्यूम पंप है। देखो यहां पे क्या होता है इसका अरेंजमेंट। ये जो वैक्यूम पंप है एक्चुअली जो ये पंप है ये दिखता कैसा है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ये जो नीचे में आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये वैक्यूम पंप है जो दोनों के बीच में जुड़ा है। इसके आगे कंडेंसर जुड़ा हुआ होगा, इसके नीचे क्या होगा, क्रिस्टलाइजर जुड़ा हुआ होगा, और यही हमारा वैक्यूम पंप है। ये काम कैसे करता है समझ लेते हैं, है ना। ये जो तुम यहाँ पे पिंक कलर का इधर देख ना, ये वैक्यूम पंप है, ये है वैक्यूम पंप। तो ये काम कैसे करता है, देखो इसमें ऊपर की तरफ से एक पाइपलाइन दिख रहा है, ये यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर जो होता है इसको भेजा जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर देखो ये जेट लगा हुआ है, यहाँ पास से एक जेट लगा होता है जो तेजी से हवा को इधर की तरफ भेजता है, बहुत तेजी से। जब ये तेजी से हवा को इधर ब्लो कर रहा होता है तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है प्रेशर रिड्यूस होता है तो सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। तो क्या ये हवा को इधर से वापस खींचेगा, नहीं, ये हवा को इधर से वापस नहीं खींचेगा, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है कि हवा को यहां से ये ऐसा इधर ही जाने देगा। तो फिर ये जो रिड्यूस प्रेशर यहाँ पे आया, इस पार्ट में जो रिड्यूस प्रेशर आया है उसकी वजह से यहां से खिंचाव आएगा, नीचे की तरफ से खिंचाव आएगा, और नीचे के चेंबर में क्या है हमारा क्रिस्टलाइजिंग चेंबर, यहां से हवा को खींचेगा तो इस चेंबर के अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा, यहां पास वैक्यूम बन जाएगा, है ना। तो ये ऐसे ही काम करता है। अभी हम लोग वर्किंग में इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट समझ में आ गया कि क्रिस्टलाइजर और उसके बीच में एक वैक्यूम पंप है। द बॉटम ऑफ द क्रिस्टलाइजर इज अटैच्ड टू अ डिस्चार्ज पाइप। इसका जो नीचे का हिस्सा है वो एक पाइप से जुड़ा है जिसको हम बोल रहे हैं डिस्चार्ज पाइप। क्या बोल रहे हैं, डिस्चार्ज पाइप, ठीक है। इंटरनली द बॉडी ऑफ द क्रिस्टल कैन बी लाइंड विथ एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल सच एज लेड और रबर, ठीक है। पहला तो ये डिस्चार्ज पाइप का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा ना वो इसी पाइप से होकर कलेक्ट किया जाएगा, और इधर प्रोडक्ट यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, है ना। अब इसके अलावा क्या हो रहा है, इसका जो अंदर की जो लाइनिंग है, इसके अंदर है ना एक लाइनिंग होगी, एक कोट होगा जो किस चीज का बना हुआ होगा, इसके अंदर हम एक लाइनिंग, इसके अंदर हम बात करें तो एक कोटिंग हो जाएगी, जैसे दीवार पे पेंट होता है ना वैसे इसके अंदर एक कोट होगा, किसका, एसिड रेजिस्टेंट कोट होगा। ये जनरली क्या होगा, लेड का, इसके अंदर लेड की एक परत हो सकती है या रबर की एक परत हो सकती है, जिससे कि इसके अंदर कोई रस्टिंग ना हो, इसके अंदर जंग ना लगे,
किसी भी तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, तो हमारा जो क्रिस्टल होगा वो प्योर फॉर्म में बनेगा, कोई कंटामिनेशन नहीं होगा। जंग लगने से कंटामिनेशन हो जाता है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हो रहा है। तो यहां पे मटेरियल समझ में आया, लाइन किया गया है रेजिस्टेंस। 2 प्रोपेलर आर प्लेस्ड अबव डिस्चार्ज पाइप टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट ऑफ द फीड। अब देखो इसमें 2 प्रोपेलर लगा हुआ है, यहां पास नीचे देखो बॉटम में है ना, बॉटम में किसके ऊपर, प्रोपेलर आर प्लेस्ड अबव डिस्चार्ज पाइप, डिस्चार्ज पाइप के ऊपर, ये डिस्चार्ज पाइप है, इसके ऊपर 2 प्रोपेलर लगा हुआ है ना, प्रोपेलर स्टीयरर्स, ये स्टीयरिंग का काम करेंगे, मिक्सिंग का काम करेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट को रोकेंगे किसका, ऑफ फीड टू द डिस्चार्ज पाइप। ये शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है, छोटा रास्ता। आप देख रहे हो यहां से फीड आएगा, ये फीड यहां से जाएगा, और अगर ये फीड यहां से सीधा सीधा ये डिस्चार्ज पाइप की तरफ चला जाए और डिस्चार्ज पाइप से ये इधर चला जाए, तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए समय नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। हमको चाहिए कि यहां से सॉल्यूशन आए, यहां सुपर सैचुरेशन हो, क्रिस्टल बने, क्रिस्टल ग्रोथ हो, और उसके बाद जो लिक्विड है वो इधर निकले। तो ये जो है ये शॉर्ट सर्किट है, इसको रोकने के लिए यहां पे ये प्रोपेलर लगे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि तुम इधर लेफ्ट साइड में डायग्राम देख रहे हो, ये प्रोपेलर लगे हुए हैं। ये शॉर्ट सर्किट जो यहां से होने वाला था, उस शॉर्ट सर्किट को रोकेंगे कैसे, तो कैसे रोकेंगे, तो देखो जब भी कोई प्रोपेलर चलता है तो हम लोगों ने पहले देखा था रेडियल फ्लो करवाता है, यानी कि ये जो प्रोपेलर है ये क्या करेगा, ये इस तरीके का करंट बनाएगा जिससे कि लिक्विड जो है ऐसा सर्कुलेट होता जाएगा। इस तरीके से लिक्विड जो है ऐसा सर्कुलेशन होगा और नीचे से आकर फिर ऊपर की तरफ ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा एक करंट बनाएगा। ऐसे ही दूसरा प्रोपेलर भी ऐसा सेट होगा कि वो ऐसा करंट बनाएगा फ्लूइड का और ऐसा घुमाएगा और यहां से लेकर फिर से ऐसा बॉटम से घुमाकर ऐसा सर्कुलेट करेगा। तो ये जो करंट ऐसा बन रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ये जो करंट बन रहा है फ्लो का, है ना, ये क्या करेगा, समझ रहे हो, इस तरीके का करंट बनेगा। तो अल्टीमेटली मैं रिजल्टिंग बता रहा हूं, रिजल्टिंग कुछ ऐसा होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ ऐसा फ्लो का पैटर्न बनेगा इस प्रोपेलर के कारण, ठीक है, और ये फिर आगे जाके ऐसा जाके रिसर्कुलेट होगा, ये ऐसे आगे जाकर ऐसा करके रिसर्कुलेट होगा, समझ रहे हैं, इस तरह आगे जाके ये रिसर्कुलेट होगा, नीचे से ऐसा आएगा। ओके, अब ये जब ऐसा फ्लो बन रहा होगा तो आप इमेजिन कीजिए कि यहां से जो लिक्विड आएगा वो क्या यहां से इसको क्रॉस करके चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। ये जब यहां आएगा तो इसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा, इधर से फ्लो पैटर्न ऐसा बनेगा, ये इसको इधर उधर घुमा देगा, रैंडम मूवमेंट करवा देगा, है ना, रैंडम मूवमेंट करवा देगा, और ये जो है थोड़ी देर के लिए यहीं पास रहेगा। और फिर ये सर्कुलेशन के साथ देखो दोनों तरफ से ऐसा सर्कुलेशन हो सकता है ये नीचे आने के बाद फिर से रिसर्कुलेट हो जाए इसके साथ, ऐसे हो सकता है ये नीचे आने के बाद ऐसा रिसर्कुलेट हो जाए, है ना। तो ये काफी देर तक यहां पास घूमता रहेगा, और ये काफी देर तक घूमने के बाद फिर एक टाइम आएगा जब वो इस रास्ते को पकड़ेगा और नीचे की तरफ आगे जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये नीचे की तरफ जाएगा, डायरेक्ट ये तुरंत के तुरंत नीचे नहीं आ पाएगा, और फिर यहां से ये प्रोडक्ट के साथ इधर चला जाएगा। तो ये जो हुआ है ना, शॉर्ट सर्किट में सीधा ऐसा आ रहा था, और शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट कर देंगे तो ये ऐसा 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 रैंडम इसके चारों तरफ ऐसा घूमता रहेगा, और घूमते घूमते फिर बाद में ये यहां से गुजरेगा। समझ में आई बात। तो ये इसको प्रिवेंट कर रहा है। डिस्चार्ज पाइप में डायरेक्ट यहां से लिक्विड यहां से तुरंत अगर चला जाएगा तो क्रिस्टलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो अब डायरेक्ट ना जाए उसी चीज को रोकने के लिए प्रोपेलर लगा है, और साथ ही साथ मिक्सिंग करके सस्पेंशन बनाए रखता है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कंस्ट्रक्शन के सारे पार्ट समझ में आ गए। कंडेंसर होगा, प्रोपेलर होगा, बॉटम में कोनिकल बॉटम होगा, सिलेंड्रिकल इसका आपका जो ये पूरा का पूरा कंडेंसर है, सॉरी क्रिस्टलाइजर, वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। डिस्चार्ज पाइप इसके नीचे होगा, यहाँ पे एक पंप लगा होगा जो प्रोडक्ट को आगे की तरफ भेजेगा। यहाँ ऊपर में हाई प्रेशर स्टीम होगा, बीच में ये जो दिख रहा है ये आपका हो गया स्टीम जेट इजेक्टर हो गया, इसको स्टीम जेट इजेक्टर बोलते हैं, है ना। ये जो है स्टीम जेट इजेक्टर है जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट होगा, यही एक्चुअली वैक्यूम पंप है। फिर इसके आगे कंडेंसर है और इसके आगे भी एक इजेक्टर लगा हुआ होगा जो लिक्विड को कंडेंस करके कलेक्ट करने का काम आएगा, ठीक है।
और इस रीजन से एक फीड इनलेट होगा, यहां से फीड करते जाएंगे, है ना। तो ओवरऑल ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसके वर्किंग के। वर्किंग को समझिएगा बहुत अच्छे से। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वैक्यूम पंप जो है वो काम कैसे करता है। तो ये जो है स्टीम जेट इजेक्टर है ना। देखो ये जो ऑरेंज कलर का है ना, ये जेट से बहुत तेजी से हवा को क्या करता है, ऐसा ब्लो करता है, बहुत तेजी से, है ना, बहुत तेजी से हवा को ऐसा ब्लो करता है। और यहां से फिर ये एयर का एक्सपांसन होता है इस तरीके से, और यहां से एयर ऐसा बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये बहुत तेजी से जेट से यहां हवा फेंकता है तो इसका जो ये चेंबर है, ये जो अभी मैं सर्कल में दिखा रहा हूं आप लोग को, ये जो चेंबर है यहां पास का रीजन क्या हो जाता है, रिड्यूस प्रेशर हो जाता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। यहां पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है नॉर्मली इस जेट के कारण। जैसा कि हम लोग कभी आप देखे होंगे कि अगर आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं, रेलवे ट्रैक के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और रेलवे ट्रैक से एक बहुत ही ज्यादा तेज से गुजरने वाला सुपर फास्ट एक्सप्रेस गुजरता है, तो हमको लगता है कि हम खिंचा रहे हैं, हमको खिंचाव महसूस होता है ट्रैक की तरफ। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेन है ना, जो अपने सामने की एयर है, जो रेलवे ट्रैक के आसपास जो हवा है उसको अपने साथ धकेल कर बाहर ले जाती है। तो जब वो अपने साथ धकेल कर बाहर ले जाती है तो वहां पास जगह खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। तो ये जेट भी वही काम करता है, तेजी से जब गुजरता है ना तो ये अपने साथ इसके आसपास की जो एयर है ना उसको अपने साथ फ्लो करके वो बाहर ले जाता है। तो यहां पास एयर कम हो गया जिसके कारण प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब प्रेशर रिड्यूस हो गया ना, तो यहां पास खाली जगह को भरने के लिए हवा तो कहीं से चाहिए। तो क्या ये वापस हवा आएगी? यहां से वापस नहीं आएगी, क्योंकि फ्लो तो इधर ही से हो रहा है। तो इसको हवा किधर से खींचेगा? तो इसके बॉटम से ये एयर को खींचेगा, खिंचाव महसूस होगा, एयर को बॉटम से ऐसा खींचेगा। और जब ये बॉटम से खींचेगा तो ये जो रीजन है यहां पास वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहां पास क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम, ठीक है। यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ इसकी वजह से ही जब यहां से फीड आएगा, जब यहां से फीड आएगा तो वो फ्लैशिंग होगी। तो चलिए इस मैकेनिज्म को समझते हैं। हाई वैक्यूम इज क्रिएटेड यूजिंग वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप ने यहां पे हाई वैक्यूम क्रिएट कर दिया। द वैक्यूम सो क्रिएटेड मस्ट correspond to a boiling point of the solution but lower than the feed temperature। इस पॉइंट को समझिए। जब यहां पे वैक्यूम क्रिएट किया ना हमने, जैसे ही वैक्यूम क्रिएट करेंगे इसके अंदर प्रेशर इतना रिड्यूस हो जाएगा कि जो लिक्विड इस चेंबर के अंदर आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मान लेते हैं जो हमने यहां फीड किया था, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो हमने यहां पे फीड किया था उस फीड का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मान लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। तो जो लिक्विड यहां आया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 40 डिग्री से ज्यादा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है, या मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है। तो ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट को मैंने यहां बीपी लिखा हुआ है, ठीक है। जो लिक्विड है, जो फीड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री पे है, उसको हमने 40 डिग्री तक गर्म किया और सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और अब उस सॉल्यूशन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर। अब जब ये इसके अंदर आता है, यहां पे बहुत ज्यादा वैक्यूम है, हाई वैक्यूम, बहुत ज्यादा वैक्यूम, तब क्या होगा? हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिर। देखो यहां पर जब वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम कंडीशन में लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और हमने यहां बहुत हाई वैक्यूम कर दिया है, तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो 80 डिग्री था उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम हो गया, कितना कम हो गया? फीड के टेम्परेचर से भी कम। हम लोग यहां पे क्या बात कर रहे हैं? बट ये हमने बॉइलिंग पॉइंट बोला है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बट लोअर देन द फीड टेम्परेचर, फीड टेम्परेचर से भी कम हो जाएगा। यानी अब इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो कितना हो गया? मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके अंदर यहां जो लिक्विड होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू हाई वैक्यूम कंडीशन। तो अब जो लिक्विड इधर बॉयल नहीं हो रहा था, 40 डिग्री में अभी टेम्परेचर है, वो बॉयल नहीं होगा, लेकिन जब इसके अंदर आएगा तो बॉयल होने लगेगा, क्योंकि यहां पे इसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया है, ठीक है। हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज फेड इनटू द क्रिस्टलाइजर एट अ कन्वीनियंट पॉइंट। सॉल्यूशन अंडरगोस फ्लेजिंग विच रिजल्ट्स इन इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। जैसे इसके अंदर आता है ना, देखो यहां पे बहुत सारा भाप बन रहा है, यहां पर देखो यहीं से भाप बनना चालू हो जा रहा
है ना। और जो लिक्विड यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी से भाप बन रहा है, तुम देख रहे होगे इसके सरफेस पे तेजी से भाप बन रहा है ना। और ये बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग हो रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैशिंग, है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैशिंग होना। बहुत तेजी से एकदम बंपिंग होता है, एकदम से भाप बनता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। और उसकी वजह से क्या होगा, द प्रोसेस इज अलाउड एडियाबेटिकली, है ना। ये जो इवेपोरेट हो रहा है, सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा है, यहां पे हमने पहले ही बोल चुका है कि हम इस सिस्टम को अंदर से ना तो हीट कर रहे हैं, ना इसके अंदर से हीट को बाहर निकाल रहे हैं। दोनों ही काम हम नहीं कर रहे हैं, ना इसके अंदर कोई हीटर नहीं लगा है, ना इसके अंदर कोई कूलर नहीं लगा है, कूलिंग के लिए नहीं लगा है। हम इसके अंदर सिर्फ वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। वैक्यूम क्रिएट करने के कारण इवेपोरेशन होता है और इसकी वजह से बहुत सारा भाप बनता है और भाप बन के रिमूव होता है। तो दिस प्रोसेस इज अलाउड एडियाबेटिकली टू सो द क्रिस्टलाइजर बॉडी इज कूल्ड। अब एडियाबेटिकली में होता क्या है, ना तो हमने सिस्टम को हीट दिया, ना हमने सिस्टम से हीट लिया, फिर भी सिस्टम ठंडा हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपांसन। यहां पे वैक्यूम के कारण ना एक्सपांसन हो रहा है और बहुत सारा भाप बन रहा है और भाप बन के रिमूव हो रहा है। तो आपको पता है, जब सॉल्यूशन में से बहुत सारे लिक्विड को तुम भाप बना के निकाल दोगे तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट होने लगेगा, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरा, जब कोई चीज भाप बन के उड़ती है तो क्या करती है, अपने साथ वो टेम्परेचर लेकर चली जाती है ना। अपने साथ टेम्परेचर लेके चली जाएगी तो क्या होगा, ठंडा होगा, सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। तो कूलिंग भी हो रहा है, एक तो इवेपोरेशन हो रहा है, दूसरा कूलिंग हो रहा है, दोनों ही बहुत तेजी से सुपर सेचुरेशन को अचीव कर देता है। ठीक है। द रिजल्टेंट कूलिंग कॉजेज सुपर सेचुरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। द इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनहांसेस द यील्ड। जो इवेपोरेशन हो रहा है सॉल्वेंट का, वो यील्ड को बढ़ा रहा है। किसके यील्ड को, क्रिस्टल बनने के यील्ड को। अब प्लेसिंग ऑफ द सॉल्यूशन इन द क्रिस्टलाइजर लीड्स टू इबुलेशन। इबुलेशन का मतलब होता है उबाल होना, जैसा तुम यहां पे देख रहे हो बॉइलिंग हो रहा है ना। विच कीप्स क्रिस्टल इन सस्पेंशन until they become large enough to fall into the discharge pipe। ठीक है। तो देखो ये जो एक तो हमारा बबलिंग हो रहा है, जिसके कारण अब देखो बबल्स जो बनेंगे वो ऊपर ही आएंगे। आपको पता है जो बबल्स बनेंगे, है ना, जो बबल्स बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, हल्के होने के कारण ऊपर जाएंगे। ये बबल्स हैं ये ऊपर जाएंगे। तो जब ये बबल्स ऊपर जाएंगे तो इसके रास्ते में जो ऊपर क्रिस्टल्स होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे इसके रास्ते में छोटे छोटे क्रिस्टल बने हुए हैं, ये छोटे छोटे क्रिस्टल हैं जिसको भी मैं डार्क डार्क बना रहा हूं। ये छोटे छोटे क्रिस्टल अगर हैं तो ये बबल आते हुए बबल के कारण क्या होंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, ऊपर की तरफ ही तैरते रहेंगे। कब तक, जब तक ये बहुत बड़े भारी ना हो जाए, जब तक ये बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए। एक टाइम आएगा क्रिस्टल ग्रोथ होता रहेगा, क्योंकि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में एक बार न्यूक्लिएशन हो जाता है, फिर क्रिस्टल ग्रोथ होता है, जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। तो क्रिस्टल बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो प्रोपेलर है ना, ये मिक्सिंग भी कर रहा है और प्रोपेलर के कारण भी एक फ्लो बना हुआ है। तो ये पार्टिकल्स को सस्पेंडेड फॉर्म में रखता है, हीट का होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मिक्सिंग करता रहता है। और ये जो हमारा क्रिस्टल है वो ऊपर में बना रहेगा। जब एक टाइम आएगा ये क्रिस्टल थोड़े बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। जैसे जैसे ये साइज में बड़े होते जाएंगे थोड़े नीचे आते जाएंगे, है ना। एक टाइम आएगा जब ये बहुत बड़े साइज के हो जाएंगे, है ना। एक टाइम हो जाएगा ये इतने बड़े साइज के हो जाएंगे कि अब जो है इसको जो बबलिंग हो रहा है या ये जो हमारा प्रोपेलर चल रहा है, ये इसको ऊपर हवा में लटका के नहीं रख पाएगा। हवा में लटका के नहीं रख पाएगा तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। सॉरी, हवा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, फ्लूइड में, लिक्विड में लटका के नहीं रख पाएगा तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा। जैसे तुमने कभी देखा है फाउंटेन होता है, एक ऐसा लिक्विड का एक किसी जगह से ऐसा आ रहा है और उस फाउंटेन के ऊपर तुम एक बॉल रख दोगे तो बॉल इसके ऊपर ना लटका रहता है फाउंटेन के ऊपर। लेकिन ये बॉल अगर भारी होता जाए और लोहे जैसा एकदम भारी हो जाए तो क्या लटका रहेगा, नहीं लटका रहेगा, थोड़ी देर बाद गिर जाएगा। तो ऐसे ही ये जो क्रिस्टल्स बड़े बड़े साइज के जब हो जाते हैं तो ये ऊपर नहीं लटके रहते, नहीं लटक पाते। और जब ये बड़े साइज के, यहां पे मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूं सिर्फ देखने के पर्पज से, बट हम सिर्फ कंपेरेटिवली साइज में बड़ा का यहां पे बात करेंगे। तो ये नीचे गिरेगा और नीचे गिर के कहां जाएगा, डिस्चार्ज पाइप में, है ना। यही प्रोसेस होगा, ठीक है। द प्रोपेलर मिक्स द कंटेंट थॉरोली एंड प्रिवेंट द कंटेंट रीचिंग द डिस्चार्ज पाइप विदाउट फ्लैशिंग। तो ये जो प्रोपेलर चल रहा है ना, ये जो डायरेक्ट लिक्विड ऊपर से आ रहा था,
है ना। मैं अभी पूरे इस चीज को क्लियर कर देता हूं तो और अच्छा समझ में आएगा। देखो ये जो लिक्विड आ रहा था इसको डायरेक्ट डिस्चार्ज पाइप में जाने से, ये अगर लिक्विड डायरेक्ट यहां चला गया बिना फ्लेश हुए, अगर फ्लेशिंग नहीं होगा तो वो लिक्विड में से वेपर नहीं निकलेगा, वेपर नहीं निकलेगा तो सुपर सेचुरेशन नहीं आएगा, सुपर सेचुरेशन नहीं आएगा तो क्रिस्टल बन नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसको रोकने के लिए ही तो ये प्रोपेलर जो है ये चल रहा था, जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवा के इसके शॉर्ट सर्किट को रोकेगा, है ना। तो ये ऊपर में जो हल्का हल्का नीला कलर का दिख रहा है ये वो बता रहा है जो नए नए लिक्विड आए हैं, ऊपर से अभी आ रहा है जो, ठीक है। और जब उसकी फ्लैशिंग होते जाती है तो वेपर बहुत सारा ऐसा उड़ता जाता है, बहुत सारा वेपर उड़ता जाता है, तो ये कंसंट्रेट हो जाता है और ये नीचे का जो डार्क वाला पार्ट है ना ये वो बता रहा है जो अब सुपर सेचुरेटेड हो चुका है। और यहाँ पे क्रिस्टल्स बनने चालू हो गए हैं, क्रिस्टल बनने लगे हैं, क्रिस्टल ग्रोथ होने लगा है। क्रिस्टल जब एक बड़े साइज का हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। आई होप इतना चीज समझ में आ गया होगा। तो विथ द हेल्प ऑफ पंप द प्रोडक्ट इज कलेक्टेड एंड सब्जेक्टेड टू फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन टू ऑब्टेन क्रिस्टल, द फिल्ट्रेट रिटर्न टू द फीड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो जो ये प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस में यहां पे हमने बहुत सारे क्रिस्टल जो हैं इकट्ठे हो गए, यहां पे बहुत सारे क्रिस्टल जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, जो हैवी हो गए थे और नीचे गिर गए, ऊपर नहीं तैर पाए, ठीक है, ऊपर नहीं तैर पाए और ये हैवी होकर नीचे की तरफ आ गए। अब ये नीचे आएंगे तो इसको यहां पास एक पंप यहां पास भी लगा हुआ है जो इसको स्लरी को, है ना, कंसंट्रेट लिक्विड विथ क्रिस्टल, इसको आगे भेज देगा कहां, सेंट्रीफ्यूग में, या तो सेंट्रीफ्यूग में दे देगा जहां पास क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे तुम लोगों ने साइक्लोन सेपरेटर देखा था, साइक्लोन सेपरेटर भी एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है और पार्टिकल्स और एयर को अलग करता है। तो साइक्लोन सेपरेटर टाइप का कोई हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगाएगा और पार्टिकल्स को अलग कर लेगा और लिक्विड को अलग कर लेगा। और जो लिक्विड होगा, मान लेते हैं इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, मान लेते हैं हमने इसको कनेक्ट कर दिया साइक्लोन सेपरेटर से, है ना, मान लेते हैं इसको पंप कर दिया और साइक्लोन सेपरेटर में भेज दिया। साइक्लोन सेपरेटर में क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है ये अलग सेपरेट हो जाएगा और सॉलिड जो होगा इसके नीचे से अलग सेपरेट हो जाएगा, है ना। और ये जो साइक्लोन सेपरेटर आप लोग पहले भी देख चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आई होप आप लोग ने पहले देखे होंगे, ठीक है। तो अब जो साइक्लोन सेपरेटर का ये जो आउटपुट है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लिक्विड होगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा। सॉलिड तो हमने अलग कर लिया। अब ये सॉलिड जो है ये घूमकर हम इसको कनेक्ट कर दें इसी पाइप से, किस पाइप से, जिस पाइप से फीड हो रहा है। तो हम इसको क्या कर देंगे, जो इसके अंदर से जो लिक्विड निकला उसको क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट। जो सॉलिड है उसको अलग कर लिया, क्रिस्टल को अलग कर लिया, सुखा लिया, और फिल्ट्रेट को हमने क्या कर दिया, रिटर्न टू द फीड, हम इसको फिर से फीड में पहुंचा दिया, है ना। तो हम इसको रिसर्कुलेट करके कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बना सकते हैं। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। या तो हम इसको पंप कर देंगे किसी भी फिल्ट्रेशन यूनिट में या सेंट्रीफ्यूगेशन में, किसी भी तरीके के फिल्ट्रेशन में इसको अप्लाई कर देंगे और फिल्ट्रेट को हम रिसर्कुलेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वैक्यूम क्रिस्टलाइजर वो वर्किंग खत्म हो गया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज क्या होगा, तो देखो वैक्यूम क्रिस्टलाइजर इज वेरी सिंपल विदाउट एनी मूविंग पार्ट। इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं था, हाँ प्रोपेलर जरूर था, पर प्रोपेलर यहां मिक्सिंग के काम आ रहा है। इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो घिसने वाली होगी, जिसकी वजह से अगर मूविंग पार्ट होता तो जैसे आप लोगों ने स्वेंसन वॉकर में देखा था, ऐसा बड़ा सा एक ट्रफ होता था, इसके अंदर एक यहाँ पे स्क्रैपर लगा होता था, तो ये मूविंग पार्ट है जो इसको रगड़ रहा है ना। रगड़ने से इसके अंदर का फ्रिक्शन के कारण इसके अंदर की जो दीवार है वो घिसते जाती है। पर यहां पास ऐसा कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। इसकी वजह से फायदा क्या होगा, वीरिंग टीयरिंग नहीं होगी, है ना। मशीन के अंदर कोई भी वीरिंग और टीयरिंग नहीं होगा, घिसाव नहीं होगा, तो मशीन लंबे समय तक चलता रहेगा। कोरोसिव मटेरियल कैन बी यूज्ड एज इनर सरफेस, कैन बी मेड एसिड रेजिस्टेंट। हमने पहले ही देखा था कि इसके मशीन के अंदर का जो वेसल है, जो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल वेसल बोला था और बॉटम उसका था कोनिकल, उसके अंदर की दीवार को हम लोगों ने क्या किया, एसिड रेजिस्टेंट कोट से कोट कर दिया था। एसिड रेजिस्टेंट यानी रस्ट प्रूफ बन जाता है वो, उसके अंदर रस्टिंग नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। तो जंग नहीं लगेगा तो हमारा कंपोनेंट जो है इसके अंदर वो कंटामिनेट नहीं होगा, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं। तो ये कोरोसिव मटेरियल जो है वहां पे देखो ये फायदा हुआ कि कोरोसिव मटेरियल, अगर ऐसा कोई मटेरियल होता है जो बहुत ज्यादा तेजी से जंग लगने लगता है मशीन, उससे ये मशीन बचेगा, तो ये फायदा हो गया।
इसके अलावा इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज लार्ज साइज एज डिजायर, जितना बड़ा साइज का हमको मशीन की जरूरत पड़ेगी उतना बड़ा साइज का हम मशीन बना सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल साइज के मशीन बनाए जा सकते हैं, फायदा एक ये भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा इट कैन बी ऑब्टेन आइदर इट कैन बी ऑपरेटेड आइदर बैच वाइज और कंटिन्यूसली। हम चाहे तो इस मशीन को बैच प्रोसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो कंटिन्यूस प्रोसेस में भी। जैसा कि मैंने बताया जो प्रोडक्ट था वहां से साइक्लोन सेपरेटर जो दिए, साइक्लोन सेपरेटर से इल्यूट्रेशन जो होगा, है ना, साइक्लोन सेपरेटर से जो हमारा फिल्ट्रेट निकलेगा उसको हम रिसर्कुलेट करके फिर से फीड में ले आए, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो कंटिन्यूस भी हो गया। और हम चाहे तो इसको बैच प्रोसेस भी कर सकते हैं, तो दोनों फायदा हो गया। कंटिन्यूस प्रोसेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट वो एक पॉइंट और क्या है, एक पॉइंट और वो ये है कि ड्यू टू कूलिंग यहां पे थर्मोसेंसिटिव मटेरियल कैन बी क्रिस्टलाइज। ठीक है, तो जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जब हीट देने से क्या हो जाता है, वो हीट देने से डिग्रेड हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि कई जगह पे इवेपोरेशन टेक्निक से हम सुपर सैचुरेशन ला रहे हैं और इवेपोरेशन के लिए हम उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से वो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन यहां पे हम ना हीट नहीं कर रहे हैं बल्कि एडियाबेटिक प्रोसेस के कारण यहां कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, ठंडा हो रहा है सोल्यूशन, ठंडा हो रहा है, तो थर्मोलेवल जो भी मटेरियल होंगे, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है, उनका क्रिस्टलाइजेशन भी इसके अंदर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट और इसका एडवांटेजेस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो जहां फायदे हैं कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे। जैसे कि एक बात करें एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजर एंड स्वेंसन वाकर क्रिस्टलाइजर की बात करें तो इसके पहले जो हम लोगों ने 2 क्रिस्टलाइजर देखा है उसके कंपेरिजन में महंगा है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा एसेसरीज लगा है, जैसे सेंट्रीफ्यूज लगा हुआ है कहीं पास ताकि उसको हम क्रिस्टल को अलग कर सकें, कहीं पास पंप लगा है और वैक्यूम पंप तो इसमें लगा हुआ ही है। तो ये सब मशीन महंगा है, तो मशीन के कारण इस पूरे के पूरे चीजों का है क्या, कंडेंसर भी लगा है, वैक्यूम भी लगा है, पंप भी लगा है, तो बहुत सारे एसेसरीज के कारण ये एक्सपेंसिव हो गया। इसके अलावा ये प्रोसेस भी खर्चीला है, हाई एनर्जी कंजम्पशन, यहां पे एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है ना, ड्यू टू यूजिंग अ वैक्यूम पंप टू मेंटेन वैक्यूम कंटिन्यूसली। हमको कंटिन्यूसली वैक्यूम मेंटेन रखने के लिए वैक्यूम पंप को लगातार चलाना पड़ेगा और वैक्यूम पंप चलाने में बहुत सारा बिजली का खर्चा आएगा। तो ये जो मशीन हो गया खर्चीला भी हो गया, महंगा भी है और इसका प्रोसेस चार्ज भी ज्यादा हो गया, इसका ऑपरेशन चार्ज भी बढ़ गया, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल्ड इक्विपमेंट है, बहुत अच्छे से इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होता है, रस्टिंग प्रूफ होने के कारण कंटामिनेशन नहीं होता, क्लोज्ड कंटेनर के कारण कंटामिनेशन नहीं होता, जो कि स्वेंसन वाकर में होता था। स्वेंसन वाकर में क्या होता था, खुला रहता था ऊपर से, तो कचरा उसमें गिर सकता है ना, पर यहां नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से क्लोज्ड कंटेनर होने का भी एक अलग बेनिफिट हो गया यहां पे। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं, मतलब आप लोग इस चैनल पे, पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना जाते जाते, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपको इसके अलावा किसी दूसरे टॉपिक पे भी अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर मिले, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और टॉपिक पे भी वीडियो लेक्चर मिले आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो टॉपिक पे वीडियो बनाकर दे सकूं, ठीक है। इमीडिएटली तो नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा कि जैसे अगर उस पर ज्यादा डिमांड आती है मुझे, तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो जरूर बना के भेजूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टल केक्स के बारे में बात करेंगे, केकिंग ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। हम लोग क्रिस्टल के प्रिवेंस, केक बनने को रोकने के लिए केकिंग क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।